चलिए, वेलकम क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो हम लोग कास्ट एंड पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें लास्ट में आ गए थे। ये सारे टेबल्स वगैरह आपको क्लास में बताई जाएगी। कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, ये दो टॉपिक है और हमको दोनों को अलग अलग समझना है कि राजनीति में जातियों का इस्तेमाल और जाति का राजनीति में इस्तेमाल किस तरीके से होता है और क्या सही है क्या गलत है। इसमें दोनों एस्पेक्ट्स इसके पढ़ेंगे, क्योंकि कास्ट और पॉलिटिक्स का जो रिलेशन है वो वन वे नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति में जाति का इस्तेमाल होता है, जाति में भी राजनीति होती है ना, जातियों पे राजनीति होती है। तो ये गलत है और क्या सही है क्या गलत है वही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स से। कास्ट एंड पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स में कास्ट इवॉल्व होना ज़रूरी है कि नहीं है और क्या सही है कि नहीं है। हम देखेंगे क्या इसका फॉर्म है, किस फॉर्म्स, किन वेरियस फॉर्म्स हैं कास्ट का पॉलिटिक्स में इवॉल्वमेंट का। तो एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज द सोशल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो जो कम्युनलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कास्टिज्म है, ये जो जाति प्रथाएं हैं, ये हमारे विश्वास से बनी हुई हैं और ये हमारे बिलीफ से हैं और माना जाता है कि जो समाज में ये जो सोशल कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, इसका जो बेसिस है वो जाति है। हम लोग जातियों के हिसाब से ही बटे हुए हैं और अलग अलग सोशल कम्युनिटीज़ में बटे हुए हैं। According to this way of thinking, people belonging to the same caste belongs to a natural social community and have same interest which they do not share with anyone from another caste. तो पहले भी हम लोगों ने कम्युनलिज्म में पढ़ा था कि जो अलग अलग जातियां हैं, जिनके अलग अलग कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, हर जाति का, हर कम्युनिटी के अपने अलग इंटरेस्ट हैं, अलग डिमांड्स हैं, जिसकी वजह से हर कम्युनिटी एक दूसरे से अलग है और वो कोई भी चीज़ एक दूसरे से शेयर नहीं करती। मतलब उनके इंटरेस्ट शेयर नहीं करते, उनकी डिमांड शेयर नहीं करते। तो जितने भी XYZ कम्युनिटीज़ हैं जो कि कास्ट के बेसिस पे बनी हैं, जो कि हमारे बिलीव्स के बेसिस पे हमारे कास्ट है और हमारे कास्ट के बेसिस से हमारी सोशल कम्युनिटीज़ बनी हैं, उन सब के अलग अलग इंटरेस्ट है जो एक दूसरे से शेयर या मैच नहीं करते। एज वी सॉ इन द कास्ट ऑफ कम्युनलिज्म, सच अ बिलीव इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ बाय एक्सपीरियंस। तो ये जो बिलीफ है ये हमारा एक्सपीरियंस से नहीं बना, ये सोसाइटी में पहले से ही है। कास्ट इज वन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट द ओनली रेलिवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो कास्ट हमारे सो ही इज सेइंग दैट कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट द ओनली रेलिवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारी वेरियस कम्युनिटीज़ से बनी है, उसमें कास्ट एक एक्सपीरियंस है, बट सिर्फ कास्ट ही रेलिवेंट है या कास्ट ही एक लौता एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कम्युनिटीज़ अलग अलग वेरियस एस्पेक्ट्स में बटी हुई है। अब ये आता है आपका क्वेश्चन डालेंगे, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो इसी कोई क्वेश्चन बना लेंगे, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। यहीं पे क्वेश्चन बना लेंगे, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, 1 2 3। पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, व्हेन द पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन दे कीप इन माइंड द कास्ट composition of electorate and nominate candidate from different castes so as to muster necessary support to win election. When the government have formed political parties usually take care of the representatives of different castes and tribes find a place in it, है ना। तो पहला पॉइंट सही कहता है कि जब भी चुनाव होता है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव से पहले चुनाव लड़ना होता है, तो उसके लिए वो अपने इलेक्टोरेट को नॉमिनेट करवाते हैं। नॉमिनेट हो गया, इलेक्टोरेट हो गए, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से जो भी उनके चुनाव में खड़ा होगा, तो वो अपने दिमाग में रखते हैं कि उनको किस कम्युनिटी का या किस कास्ट का सदस्य वहाँ पे खड़ा करना है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये वहाँ की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। जिस जगह पे जिस कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा होंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगी कि उसी कम्युनिटी का या उसी कास्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे खड़ा किया जाए ताकि वो चुनाव जीत जाए और वहाँ पे उनको वो नेसेसरी सपोर्ट मिल जाए। तो मस्टर नेसेसरी सपोर्ट मतलब कि उनको उतना सपोर्ट मिल जाए कि जिससे वो सरकार बना सके। सिर्फ चुनाव लड़ने से तो नहीं जीत सकते ना, चुनाव जीतना भी तो पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। तो लड़ने से तो सरकार नहीं बनेगी, तो जीतने के लिए क्या किया जाएगा, जिस क्षेत्र में जिस जाति के सबसे ज़्यादा लोग होंगे या मेजॉरिटी में होंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगी कि वहाँ पे वो उसी सदस्य को खड़ा करें, उन्हीं कम्युनिटी के सदस्य को खड़ा करें ताकि उसको उतना सपोर्ट मिले कि वो सरकार बना सके। और सरकार बनाने के बाद फिर वो अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स
जो भी चुनाव में खड़ा किया था, उनका ध्यान रखती है कि उसको सरकार में जगह मिले, ताकि वो अगली बार फिर चुनाव जीत के आ सके, है ना। कि दोबारा भी तो चुनाव होना है, सिर्फ एक बार तो जीतना नहीं है। तो दोबारा जीतने के लिए उनको फिर उस कैंडिडेट को हमेशा देखना पड़ेगा, उसको अपने गवर्नमेंट में रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। मस्टर सपोर्ट मतलब कि चुनाव जीतने के लिए सपोर्ट पाने के लिए तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, आपके कास्ट सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो आपने देखा होगा कुछ पार्टीज है जो कास्ट अपील करती हैं। कास्ट अपील करती हैं मतलब कि आपको पता ही है, कुछ फॉरवर्ड है, बैकवर्ड क्लासेस हैं ना, तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जो हमेशा एक्सप्लॉइट होती रही हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज इस एक्सप्लॉइशन का फ़ायदा उठाती है। वो उनसे वादा करती है कि वो जीत के आएगी तो वो उनको उनके अधिकार दिलवाएगी, उनको एजुकेशन दिलवाएगी, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाएगी, उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिलवाएगी, जो भी उनके साथ गलत हो रहा है वो सही करेगी और वो उनको चुनाव जीत के लाए, है ना। तो जो भी उनकी कास्ट में कमियां हैं या जो भी उनके साथ गलत हो रहा है उसको लेके वो उनसे अपील करती हैं कि वो उनको वोट दे। तो कहीं ना कहीं जाति का इस तरीके से भी राजनीति में राजनीतिकरण या पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है ना। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन, आपको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली मिलेंगी जो ऐसी कास्ट और कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है ना। जैसे बसपा है, तो सबको पता है कि बसपा जो है माइनॉरिटीज़ को, SC ST OBCs को, SC STs को सपोर्ट करती है या उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर एक आ जाता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये लास्ट पॉइंट है। आपको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। इस कंट्री में रहने वाला हर नागरिक जो 18 या 18 साल से ऊपर है उसको वोटिंग राइट्स है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कलर, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको वोटिंग राइट मिलेगा। और साथ ही साथ उसमें क्या ग्रांट किया गया, प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। तो हर इंसान का एक वोट और 1 वोट 1 वैल्यू, है ना। तो हर इंसान का एक वोट और एक वोट की एक वैल्यू। इसकी वजह से क्या होगा कि फिर इस देश में रहने वाला हर नागरिक, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कास्ट, है ना, वो सबको वोट का राइट है और उनके वोट की वैल्यू है, जिसकी वजह से चुनाव में सरकारें जीत के आएंगी। अब उसकी वजह से फिर क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है, भला सरकारें जो है या पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज किसी कम्युनिटी कास्ट को पसंद ना करें, पर उसके बावजूद भी उसको चुनाव जीतने के लिए उसका सपोर्ट चाहिए होगा, कि इनका उन लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो इसकी वजह से द पॉलिटिकल लीडर्स आर कंपेल्ड मतलब मजबूर हो जाते हैं टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, है ना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, मोबिलाइज हो सके और उनका सपोर्ट पा सके। पॉलिटिकल सपोर्ट मतलब उनका वोट पा सके सरकार बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और 1 पर्सन 1 वोट जो है वो राजनीति में जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको मजबूर कर देता है कि वो सरकार बनाने के लिए उनका सपोर्ट ले। सरकार बनाने के लिए उनको उन सबको सुनना पड़ेगा या उन सब की बात करनी पड़ेगी जो कि अलग अलग कम्युनिटीज़ में है, जिसको वो पसंद नहीं भी करते हैं। इट ऑल्सो ब्रॉट अप न्यू कॉन्शियसनेस अमंग्स द पीपल। नेता तो मजबूर हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं उनके अंदर भी जागरूकता आ रही है कि उनको भी पता है कि उनके बिना सरकारें नहीं बन सकती, है ना। तो वो अपना जो भी उनके साथ इन्फीरियर या लो ट्रीटमेंट हो रहा था वो उसको उसमें सही करवाना चाहते हैं। तो आप देखते होंगे कि जितने भी वो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़, ये कास्ट जिनके साथ पहले गलत हो रहा था, वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे लीडर्स को चुन के लाएँ जो कि उनको उनके अधिकार दिलवाए। तो लोगों को भी अधिकार मिला, है ना, कि अपना पॉलिटिकल लीडर चुनने का जो उनको फ़ायदा पहुँचाए, जो उनके लिए काम करे। और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी ये चैलेंज हो गया कि वो जीतने के लिए फिर उनका सपोर्ट पाएँ। तो कहीं ना कहीं हर कोई मजबूर हो जाएगा सबको सही करने के लिए या सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर पॉलिटिकल लीडर्स गलत करेंगे तो वो हार जाएंगे, और वो हार जाएंगे तो फिर कोई नए लोग जीत के आएंगे जो उनको रिप्रेजेंट करते होंगे और लोअर कम्युनिटीज़ या माइनॉरिटीज़ के लिए काम करते होंगे। द फोकस ऑन द कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट द इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। दैट इज़ फार फ्रॉम द ट्रू। जस्ट कंसिडर दिस। तो अगर हम देखें तो हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे पॉलिटिक्स में कास्ट का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके बिना राजनीति होती नहीं है, सिर्फ जाति पे ही राजनीति होती है ना। इंप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, तो ऐसा हमारा सोचना गलत है। सिर्फ जाति ही आधार नहीं है राजनीति का, राजनीति के कई सारे आधार हैं, उनमें से कास्ट एक है ना। तो वही वो कह रहे हैं, नथिंग एल्स, दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रू। ये सच से बहुत अलग है ना, बहुत दूर है।
सच्चाई कुछ और है। कास्ट तो एक एट्रीब्यूट है जिसपे, या कास्ट तो एक फैक्टर है जिसपे राजनीति करते हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसपे राजनीति होती है। अगर कास्ट पे ही राजनीति होगी रहती कास्ट पे ही राजनीति होती रहेगी तो फिर ये लोग डेवलपमेंट कब करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन डाल लेंगे, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, है ना। इसको कोट में कर लेंगे, डबल कोट्स में, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट। डू यू एग्री और नॉट? इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, डू यू एग्री और नॉट? सपोर्ट योर आंसर्स, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अपने रीजंस दीजिए इसको सपोर्ट करने के लिए। क्या आप एग्री करते हैं कि इलेक्शंस सिर्फ कास्ट के ही आधार पर होते हैं? तो हाँ या ना। अभी उसने बता दिया दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू, तो आपको ना बताना है नहीं, और आपको नहीं के लिए कुछ कारण बताना है। तो फिर आपको यहाँ पे 1 2 3 कारण आपको फिर यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना, कि सिर्फ जाति पे नहीं होती। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टीज नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन। तो सीधी सी बात है, अगर जाति के आधार पर राजनीति हो रही होती या इलेक्शन हो रहा होता तो फिर एक पर्टिकुलर जाति के लोग वहाँ पे जीत जाते हैं। तो आप देखेंगे ऐसी कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब सेंट्रल, केंद्र की सरकार में केंद्र की कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, मतलब चुनावी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक कास्ट के लोग वोट देने से कोई जीत जा रहा हो। जाहिर सी बात है कि एक जगह पे जो भी कैंडिडेट जीतता है उसको कई तरीके के लोग वहाँ पे वोट देते हैं, कई कास्ट के वोट देते हैं, जिसकी वजह से ये साबित होता है कि कास्ट और राजनीति आपस में, सिर्फ कास्ट पे ही राजनीति होती है ऐसा नहीं है ना। कास्ट पे होती तो एक ही कास्ट के लोग जीत जाते हैं वहाँ से, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि एक एरिया में कई तरीके की, कई कास्ट के लोग रहते हैं, उस कई रिलीजन के, उनकी सही कई कास्ट के कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो सबका वोट होता है। तो जाहिर सी बात है कि जीतने वाले कैंडिडेट के लिए सबका वोट इंपॉर्टेंट है, या सारी कम्युनिटीज या कास्ट का वोट इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो वही वो बता रहा है, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन कंट्रीज हैज क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टीज नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। तो इसीलिए जो नेता होते हैं जिनको वहाँ पे चुनाव लड़ना होता है या जीतना होता है, वो सिर्फ किसी एक कास्ट की बात करके वहाँ पर नहीं जीत सकते। उनको सबको क्या कहते हैं, सपोर्ट करना पड़ेगा, या उनको सबकी बात करनी पड़ेगी जितनी भी कास्ट या कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती है। तो इससे समझ में आ गया, कास्ट ही एक आधार नहीं है। No party wins the votes of all the voters of the caste or community. When the people say that caste is a vote bank for one party, it usually means the large proportion of the voters from that caste vote for that party. तो कोई भी पार्टी जो है वो नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटीज। अगर आप दूसरी नज़र से देखें तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो किसी कास्ट या कम्युनिटी का पूरा 100% वोट ले सके। इसको वोट बैंक कहते हैं ना। अगर मुझे पता है कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी है XYZ और यहाँ पे जितने भी एक कम्युनिटी के या एक कास्ट के लोग रहते हैं, कोई भी कास्ट ले लीजिए, इस कास्ट के लोग रहते हैं ए, तो ये सारे मुझको वोट देंगे क्योंकि मेरा वोट बैंक है वो, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं भी उसी कास्ट से हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे एक कास्ट के लोग मुझे ही वोट दें। वो वोट जो होता है वो स्प्लिट करता है। जब कहा जाता है कि वो एक कास्ट मेरा वोट बैंक है, मतलब यहाँ पे रहने वाले जितने भी एक कास्ट के लोग हैं वो सारे मुझे वोट देंगे या वो मेरा वोट बैंक है। तो इसका कहने का मतलब होता है कि उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि सारे मुझको वोट देंगे। उसमें ये होता है कि लार्ज प्रपोर्शन में वोटर्स मुझको ही वोट देंगे। हाँ, कुछ वोटर्स किसी और को भी वोट देंगे। जैसे अगर आप कहिए कि यूपी के अंदर जितने SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हैं वो सारे बसपा को ही वोट देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग देंगे, 70-80% दे सकते हैं, बट तब भी 10-20-30% परसेंटेज वोट जो है वो स्प्लिट करेगा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाएगा। तो वोट बैंक बगल में बना हुआ है डायग्राम। तो वोट बैंक बताता है कि मतलब इस कम्युनिटीज़ का, जैसे राजपूत, कुर्मी, यादव इधर साइड में देखिए बना हुआ है उसकी लेफ्ट साइड पे, तो ये बता रहे हैं कि ये सारे लोगों के पास, उनकी सारे लीडर्स के पास उनकी चाबी है। कहने का मतलब कि वो सारा वोट उन्हीं का ही है। तो ये कहने वाली बात होती है। इसका बस इतना मतलब होता है कि लार्ज प्रोपोर्शन में वोटर्स उनको वोट देगा, बट थोड़ा वोट स्प्लिट भी करेगा। तीसरा क्या कहता है, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट इफ दैट कास्ट इज बिलीव टू डोमिनेट द इलेक्टोरेट इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट वाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट। ये भी एक बड़ा इशू है। अगर ऐसा होता तो आप देखेंगे कि
अगर मेरे को पता है कि इस क्षेत्र में इस कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं और चुनाव अगर जीतना है तो हमको उसी कास्ट का सदस्य वहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा जो चुनाव लड़े। तो ऐसा मैं अकेले तो नहीं सोचूंगा, उस सीट से जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे होंगे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ रही होंगी, वो सारे वैसा ही कैंडिडेट खड़ा करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि मुझे पता है यहाँ पे ओबीसी रहता है, तो मैं जाहिर सी बात है अपना ओबीसी कैंडिडेट खड़ा करूँगा ताकि लोग उसको वोट दें। मेरी बात समझ रहे हैं। तो फिर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी तो ओबीसी खड़ा करेगी, तीसरी भी ओबीसी खड़ा करेगी, भाई सब ऐसा ही करेंगे ताकि लोग उसको वोट दें। तो अगर आप वोटर के नज़रिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने उसको ओबीसी कैंडिडेट दिया, बट वोटर जो वोट देने जा रहा है भाई उसके पास तो 10 ओबीसी कैंडिडेट हो गए ना, क्योंकि सारी 10 पॉलिटिकल पार्टीज अपना ओबीसी कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं। मेरी बात समझ में आ गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कैंडिडेट के पास फिर कई सारे चॉइस हो जाते हैं, है ना। तो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, तो कई पॉलिटिकल पार्टीज सेम कास्ट का कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा करेगी अगर उसको लगेगा इफ दैट कास्ट इज बिलीव टू डोमिनेट, अगर उसको लगता है कि वो कास्ट वहाँ पे चुनाव को प्रभावित कर सकती है या वो चुनाव को जिताने के लिए फेवरेबल है ना। तो कई जगह पे क्या होगा, किसी वहाँ के वोटर्स को एक ही कास्ट के कई सारे कैंडिडेट्स मिल रहे होंगे और अदर कास्ट का कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या वहाँ पे कम है। जिनकी कम है उनकी कास्ट का वोटर होगा ही नहीं वहाँ पे, उनकी कास्ट का इलेक्टोरेट होगा ही नहीं वहाँ पे। कैंडिडेट किसकी कास्ट का होगा? जिनकी संख्या वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये भी एक इशू है ना, जिससे पता चलता है कि कास्ट ही पॉलिटिक्स का आधार नहीं है। तीसरा क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए। सिटिंग एमपी और एमएलए मतलब जो करंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये लगातार फ्रीक्वेंटली चुनाव हारते रहते हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आप 10 बार चुनाव जीत के आ गए या 5 बार चुनाव जीत के आ गए। अगर आप आज चुनाव जीते हैं तो क्या पता अगले 5 साल के बाद फिर हार जाएं, फिर जीत जाएं, फिर हार जाएं। तो ये जीत हार लगी रहती है चुनाव में, जब कहा जाता है। इससे ये पता चलता है कि दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल द कास्ट एंड कम्युनिटीज आर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस। तो ये कभी ना होता अगर सारी कास्ट और कम्युनिटीज़ अब उनका जो पॉलिटिकल प्रेफरेंस है वो फ्रोजन होता है। ये एक तरीके से लेटरल मीनिंग है, इसको उल्टा करके अगर आप समझेंगे तो अगर चुनाव में कास्ट और कम्युनिटीज़ का रोल ना होता, चुनाव में मतलब पॉलिटिक्स में कास्ट और कम्युनिटीज़ का रोल ना होता, तो शायद कोई भी एमपी और एमएलए जो इस समय सरकार में बैठा हुआ है वो कभी हारता ना। तो इसी वजह से कास्ट और कम्युनिटीज़ के प्रेफरेंस की वजह से या उनके इंटरेस्ट की वजह से, उनकी डिमांड्स की वजह से अगर आप चुनाव जीत गए हैं उनकी वजह से और आप उनकी बातों को नहीं मानते, तो वो कास्ट और कम्युनिटीज़ के लोग अगली बार किसी और को वोट दे देंगे और आप चुनाव हार जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट वो ये कह रहा है। तो कहने का मतलब कि चुनाव के अंदर सारी कास्ट एंड कम्युनिटीज़ का एक्टिव रोल रहता है, जिसकी वजह से नेता लोग चुनाव हारते रहते हैं और अगली बार फिर कई नए लोग चुनाव जीत के आते रहते हैं। अब इसको वाइंड अप कर लेते हैं, चलिए इसको जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब चुनाव की बात कर रहा है। पॉलिटिक्स में चुनाव जो एक प्रक्रिया है उसकी बात करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो हमको पता चलता है कि उनमें कास्ट एक मैटर है जिसकी वजह से चुनाव प्रभावित होता है या चुनाव इफेक्ट होता है। सो डू मैनी अदर फैक्टर्स। तो चुनाव के कास्ट के साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं या चुनाव के लिए चुनाव को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब मान लीजिए कि अब ये बता रहा है कि क्या कास्ट के आधार पर ही लोग कैंडिडेट अपना चुनते हैं, या कास्ट जो है वो इतना मैटर करती है कि उस कास्ट के लोग डिसाइड करते हैं कि उसी कास्ट की वजह से ही कोई जीतता है या हारता है। नहीं, कई बार लोगों का अटैचमेंट होता है। आपने देखा होगा कई फैमिलीज होती है जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कुछ अलग ही अटैचमेंट होता है। भला वो पॉलिटिकल पार्टीज उनकी कास्ट और कम्युनिटीज़ की बात नहीं करती, बट उनका अटैचमेंट इतना होता है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इतना होता है कि वो किसी अदर कास्ट और कम्युनिटीज़ में होते हुए किसी अदर कास्ट या कम्युनिटीज़ के कैंडिडेट को जिता देते हैं। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज विच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू द कास्ट और कम्युनिटीज़। तो वही वो कह रहा है कि कास्ट ही एक ऐसा आधार है, नहीं कहता कई सारे आधार हैं। कई बार अटैचमेंट होता है जिसमें इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है कि हम किसी ऐसे सदस्य को वोट देते हैं अपनी सीट से जो कि हमारी कास्ट या कम्युनिटीज़ का नहीं होता, क्योंकि हमारा उस पॉलिटिकल पार्टी से या उस इलेक्टोरेट से ऐसा बॉन्ड होता है या ऐसा रिश्ता होता है जिसकी वजह से हम उसको वोट दे देते हैं। पीपल इसी वजह से तो वोट स्प्लिट करता है। सारी कास्ट का 100% वोट एक को नहीं मिलता। अभी पहले पढ़ रहे थे ना भाई उसका वोट बैंक, तो उसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देते हैं, बट कुछ लोग अलग जगहों पे वोट दे देते हैं या दूसरे कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। वो क्यों दे देते हैं? उसी के कई सारे रीजंस होते हैं। एक होता है वही बता रहा है स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज और द लीडर्स, जिसकी वजह से वो किसी दूसरी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देंगे भला वो उनकी कास्ट या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती हो। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटीज हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। पहला वाला समझ में आ गया यहाँ तक? पहला वाला है द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग
अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू द कास्ट और कम्युनिटीज़। तो वही चीज़ कह रहा है कि उनका पार्टी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है जितना उनके अपनी कास्ट और कम्युनिटीज़ से भी नहीं है, जिसकी वजह से उनका वोट जो है वो अपनी कास्ट और कम्युनिटीज़ के क्या कहते हैं कैंडिडेट से ज़्यादा उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट को वोट दे देते हैं। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटीज़ हैव डिफरेंट, ये कह रहा है ना, पीपल विद इन द सेम कास्ट एंड कम्युनिटीज़ हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर हम कहें कि मैं ABC कास्ट का हूँ और मैं इसी कैंडिडेट को वोट दूंगा, तो भाई मैं अपनी कई चीज़ों की वजह से वोट डिसाइड कर रहा हूँ ना किसको दूंगा, सिर्फ कास्ट की वजह से तो नहीं कर रहा। भाई मान लीजिए मैं गरीब हूँ तो मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ कि ये सदस्य जो है या ये इंसान जो है जीतने के बाद मेरी गरीबी दूर करेगा या मेरे को रोजगार देगा। और जो ऑलरेडी जिसकी गरीबी दूर हो रखी है, कोई रिच होगा कोई पुअर होगा, तो रिच क्लास अपने हिसाब से वोट देगा और पुअर क्लास अपने हिसाब से वोट देगा। वो खाली कास्ट ही तो नहीं देखेगा ना, वो अपॉर्चुनिटी भी तो देखेगा कि कौन उसको अपॉर्चुनिटी देखेगा। मेंस अपने हिसाब से वोट देंगे, वुमेन्स अपने हिसाब से वोट देंगे। आप देखेंगे एक ही फैमिली के अंदर अगर 4 वोटर्स हैं तो चारों वोटर्स अलग अलग लीडर्स को वोट दे सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है। एक कम्युनिटी के अंदर भी सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, एक जाति के अंदर भी सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, उनकी आर्थिक कंडीशन के हिसाब से। अमीर क्लास की अलग रिक्वायरमेंट होगी, गरीब क्लास की अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो अमीर क्लास अपने हिसाब से वोट देगी क्योंकि उसको ये देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है। उसकी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, इंटरेस्ट अलग होगा, जाहिर सी बात है। और गरीब की रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स, इंटरेस्ट अलग होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से वोट जो है वो स्प्लिट करता है या इन्फ्लुएंस होता है, वोटर्स किसी और को जाके वोट दे देता है। पीपल्स असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड ये हो गया रिच एंड पुअर, ये सारा एक ही पॉइंट है ना। रिच और पुअर मैन और वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। एक ही कास्ट के अंदर अमीर गरीब या आदमी और औरत जो है वो अलग अलग जगह पे वोट दे देते हैं अपनी अपनी डिमांड्स के हिसाब से। लास्ट में क्या कहता है, पीपल असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड द पॉपुलर रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर्स आर ऑफन डिसिसिव इन इलेक्शन। डिसिसिव इन इलेक्शन मतलब जो डिसाइड करते हैं इलेक्शन में कौन जीतेगा। क्या डिसाइड करता है? पहली बात तो लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं तो वो सरकार के परफॉर्मेंस को असिस्ट करते हैं। परफॉर्मेंस मतलब वो क्या करा 5 साल, उसने क्या करा उसका असेसमेंट करते हैं, है ना। अब तो इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्स हैं जिससे पता चल सकता है कि सरकार 5 साल में क्या कर रही है, सरकारें क्या कर रही हैं हमारे कंट्रीज़ के अंदर, जिससे हम ये आइडिया लगा सके कि हमको दोबारा इनको जिता के लाना है कि नहीं लाना। फिर पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स की रेटिंग की जाती है। कौन लीडर जैसे हम लोग की क्लास में रैंक्स आती है ना 1 2 3 4 5 तो 10 5 6 7 8 9 10, तो इससे हमारा पता चलता है कि किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा है, किसका उससे कम है, उसका किससे उससे कम है। इसी तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स की रेटिंग होती है। ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिससे डिसाइड होता है कि अगली बार वो जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे। और डिसीजिव इन इलेक्शन मतलब ये डिसाइड करते हैं इलेक्शन में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो 3 फैक्टर्स हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जितने भी वोटर्स होते हैं, उनका अपना पॉलिटिकल अटैचमेंट होता है, उनका अपना अटैचमेंट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के साथ। दूसरा, एक कास्ट कम्युनिटीज़ के अंदर कई तरीके के इकोनॉमिकल कंडीशंस के लोग रहते हैं, अमीर से लेकर गरीब तक, तो उसकी वजह से भी कारण अलग अलग होता है लोगों का वोट देने का, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अलग होती है। रिच अलग देता है, पुअर अलग देता है, मेंस और जेंडर वाइज भी अलग अलग देते हैं। भाई आदमी अपने हिसाब से वोट देता है और वुमेन ये सोच के वोट देती है कि वो अपने हिसाब से देगी ताकि उसकी दिक्कतें पूरी ख़त्म हो सकें। और कहीं ना कहीं फिर गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। सिर्फ हमारी जाति के हैं तो इसीलिए हम उसको वोट दे देंगे, ऐसा भी नहीं है भाई। हम देखेंगे ना कि पहले जीत के आए थे तो क्या किया था, और वोट देने के बाद सिर्फ जाति का इस्तेमाल करते हुए वोट लेके और जीतने के बाद फिर कुछ किया भी उस जाति के लिए या लोगों के लिए या देश के लिए। तो ये भी सारे मैटर्स करते हैं कि वो दोबारा जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे। चलिए, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिटिक्स इन कास्ट, इसको शुरू करते हैं।